सो नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट जेडीके क्या होता है, या फिर जेआरई क्या होता है, या फिर जेवीएम क्या होता है, राइट। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको बताने वाली हूँ जेवीएम एग्जैक्टली इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ ये होता कहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कि जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, भाई जेडीके क्या होता है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल है कि ये आपका घर है, या फिर लिख तो यहाँ पे ये आपका होम है, ठीक है। इसके अंदर समथिंग कारपेंटर की ज़रूरत लगे, फिर कोई तो भी आप तोड़फोड़ कर रहे हो घर के अंदर, तो आप क्या करोगे, कारपेंटर को बुलाओगे, ठीक है। यहाँ पे एक कारपेंटर आया है, वो ऐसे हाथ हिलाने आया, मतलब खाली हाथ आया है, उसको कुछ औजार नहीं है, उसके पास कुछ टूल्स भी नहीं है, तो वो काम कर पाएगा आपके घर के अंदर कारपेंटर का? कुछ भी नहीं, राइट ना। इसका मतलब वही मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर टूल्स ही नहीं है तो काम कैसे करोगे, कुछ वर्क में भी नहीं आएगा। उसी तरह मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो जावा लैंग्वेज है, जावा को अगर आपके लैपटॉप के अंदर रन करना होता है, या फिर उसको हम कहेंगे कि जावा का कोड हम लैपटॉप के अंदर रन करना चाहते, तो उसके लिए भी टूल्स की ज़रूरत लगती है आपके लैपटॉप के अंदर। एंड जो टूल इज़ नथिंग बट जेडीके। वो जो टूल होता है वो क्या होता है, वो जेडीके होता है एग्जैक्टली, ठीक है। इस जेडीके ये जो फाइल होती है, इस फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है आपके लैपटॉप के अंदर, तभी आप उस लैपटॉप के अंदर क्या कर पाते हो, जावा का कोड लिख पाते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली जेडीके क्या होता है, मैम जेडीके मतलब क्या, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो समझा क्या आपको कि जेडीके को इंस्टॉल क्यों करना पड़ता है, अगर टूल्स ही नहीं है तो आपके लैपटॉप के अंदर आप कितने भी जावा की फाइल्स क्रिएट कर दो, वो कुछ यूज़ की नहीं है, इसलिए जेडीके को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं जेडीके एग्जैक्टली होता क्या। जेडीके हम इसको कहेंगे जेडीके। अब जेडीके का फुल फॉर्म क्या है, जावा डेवलपमेंट किट होता है, ठीक है। उसके नाम से पता चलता है कि वो किट है। किट मतलब वो टूल का सेट ही है जिसके अंदर जावा की फाइल्स प्रेजेंट होती है, जावा का कोड रन करने के लिए, फिर जो भी आपको कहा था कि कंपाइलर की ज़रूरत लगती है, जेवीएम की ज़रूरत लगती है, वो सारी चीज़ें इस किट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो मान लीजिए ये बड़ा सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। एंड दिस इज जेडीके। तो जेडीके के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है जेडीके के अंदर, देखो जेडीके के अंदर होता है सबसे पहले जेवीएम, उसके साथ होता है जेआरई। क्या क्या होता है जेडीके के अंदर, जेआरई होता है, साथ ही साथ जेवीएम भी होता है। अब जेआरई क्या होता है, तो जेआरई जेडीके के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर एक छोटा सर्कल जेडीके के अंदर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम क्या करेंगे, जेआरई को ड्रॉ करेंगे, दिस इज जेआरई। तो बेसिकली जेआरई का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब जेआरई का फुल फॉर्म होता है, उसके नाम से पता चलता है। देखो रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब जावा का कोड रन करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है वो कौन फुलफिल करता है, जेआरई फुलफिल करता है। मतलब जेआरई इज यूज टू डेवलप अ एनवायरनमेंट टू रन एनी जावा फाइल या फिर टू रन जावा कोड, ठीक है। तो जेडीके के अंदर जेआरई प्रेजेंट होता है, वैसे ही जेडीके के अंदर कंसोल होता है। जेडीके के अंदर क्या होता है, कंसोल होता है, उसके साथ उसके अंदर डीबगर होता है, डीबगर, ठीक है। अब कंसोल मतलब क्या मैम, तो कंसोल इज नथिंग बट जहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देता है। इसको एक मिनट इरेज कर देते हैं। कंसोल मतलब सपोज ये इक्लिप्स करके एप्लीकेशन है, इक्लिप्स हम देखेंगे आगे चल के क्योंकि हम उसे क्या कोड लिखना चाहते हैं, ठीक है। इक्लिप्स करके एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे एक साइड पे कंसोल होता है। कंसोल मतलब जहाँ पे आपका आउटपुट दिखाई देता है, यहाँ पे आपने कोड लिखा है 1 बाय 1 करके, इस कोड का जो भी रिजल्ट है वो कहाँ पे दिखाई देता है, मतलब जो भी आउटपुट है वो कंसोल पे दिखाई देता है। एंड कंसोल इज प्रेजेंट इन अ जेडीके, कंसोल इज प्रेजेंट इन अ जेडीके, ठीक है। तो सबको समझा कि एग्जैक्टली
कंसोल क्या होता है, उसका यूज़ क्या है। ओके नेक्स्ट, और एक चीज़ होती है जो कि है डीबगर। अब डीबगर मतलब क्या, कोड को डीबग करना, कोड को डीबग करना होता है। तो यहाँ पे जावा का कोड लिखा है, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ऐसा लाइन बाय लाइन आपने क्या किया है, जावा का कोड यहाँ पे लिखा है। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करना लाइन बाय लाइन, मतलब क्या करना, चेक करना, डीबग करना होता है। तो वो डीबगर जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है जेडीके के अंदर, वो भी प्रेजेंट होता है जेडीके के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो जेडीके के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, पहले तो होता है कंसोल, उसके बाद होता है डीबगर एंड जेआरई भी जेडीके के अंदर होता है। जेआरई मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सो उसका यूज़ क्या है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का, जेआरई, उसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू क्रिएट एनवायरनमेंट टू रन जावा कोड, जावा कोड रन करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट की ज़रूरत लगती है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो ये जेआरई प्रोवाइड करता है। एंड जेडीके का यूज़ क्या मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू रन द कोड इन एनी लैपटॉप, इन एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये हुआ जेआरई के बारे में। तो जेआरई के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है जेआरई के अंदर, तो पहला होता है यहाँ पे जार फाइल्स, यहाँ पे क्या होता है, जार फाइल्स होती है। जार फाइल्स मतलब क्या, कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जावा का कोड के अंदर एक मेन मेथड होती है या फिर कोई भी एक क्लास वगैरह होता है, इनबिल्ड क्लास या फिर प्री डिफाइंड क्लासेस वगैरह होते हैं। तो वो जो सिंटैक्स है जावा का, या फिर कोई भी जावा का कोड लिखने के लिए जो भी ग्रामर की ज़रूरत लगती है, सिंटैक्स की ज़रूरत लगती है, वो सिंटैक्स कहीं तो भी डिफाइन होगी ना, किसी तो फाइल में डिफाइन होगी या फिर किसी भी फाइल में डाउनलोड तो होगी ना वो। तो वो जो सिंटैक्स वगैरह लिखा गया है जावा के बारे में कि जावा का सिंटैक्स यही होना चाहिए, यही मेन मेथड है या फिर यही क्लास होना चाहिए, वो सारा सिंटैक्स कहाँ पे स्टोर किया गया है, इन जार फाइल्स के अंदर स्टोर किया गया। तो जार फाइल्स मतलब कि ये एक फाइल्स होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जावा का सिंटैक्स स्टोर करके रखते हैं या फिर स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जेआरई के अंदर एक तो हुआ जार फाइल, दूसरा मतलब इसके पास होता है इनबिल्ड क्लासेस, इनबिल्ड क्लासेस या फिर इंटरफेसेस भी बोल सकते हो। अब इनबिल्ड मतलब क्या, पहले से ही जावा के अंदर कुछ क्लासेस को डिफाइन करके रखा है। उनमें से एक क्लास होता है ऑब्जेक्ट क्लास, मतलब जावा के अंदर जैसे हम क्लास लिखने वाले, क्लास मतलब जिसके अंदर कोड लिखा जाता है, वैसे ही इनबिल्ड क्लासेस प्रेजेंट होते हैं जेआरई के अंदर, मतलब प्री डिफाइंड क्लासेस आर प्रेजेंट इन ए जेआरई। द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इनबिल्ड क्लासेस इज ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। अब नेक्स्ट, जेआरई के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है, जो भी प्रेजेंट होता है, वो होता है जेवीएम। जेआरई के अंदर क्या प्रेजेंट है, जेवीएम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिखेंगे जेवीएम। तो इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आया कि जेआरई के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो जार फाइल्स होती है, इनबिल्ड क्लासेस होते हैं, साथ ही साथ जेवीएम भी जेआरई के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो जेवीएम क्या करता है, उसका नाम एंटरप्राइज है, एक मिनट, एंटरप्राइज नहीं, एंटरप्रेटर हम कहेंगे उसको, एंटरप्रेटर, ठीक है। जेवीएम को ही एंटरप्रेटर कहा गया है। जेवीएम का दूसरा नाम भी है मेमोरी फैक्ट्री। जेवीएम का दूसरा नाम क्या है, मेमोरी फैक्ट्री है। अब जेवीएम को मेमोरी फैक्ट्री क्यों कहा गया है, जेवीएम को एंटरप्रेटर क्यों कहा गया है, उसको हम सीखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये सबको समझा क्या एग्जैक्टली कि जेडीके क्या होता है, जेडीके के अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जेआरई के अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जेवीएम का अलग अलग नाम क्या होता है। तो यहाँ पे जेवीएम के बारे में भी लिखती हूँ, उसका यूज़ लिखती हूँ, जेवीएम क्या, कि जेवीएम इज़ यूज टू या फिर इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट कहो या फिर रन द कोड,
मैंने क्या कहा, JRE का यूज़ किया है, इट विल क्रिएट एनवायरमेंट टू रन द कोड। एंड बेसिकली कौन रन करता है कोड, ये JVM करता है। सो अगर हमने देखा जाए JVM का मेन यूज़ क्या है, टू रन द कोड, टू रन द कोड। एंड मैं आपको कहा था इससे पहले कि जो भी कोड रन हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन मैंने दो हिस्सों में कहा था ना, कंपाइलर एंड सेकेंड वन इज रनिंग पोजिशन, राइट ना। तो कंपाइलर कौन करता है, कंपाइलेशन कौन करता है, कंपाइलर करता है। एंड रन कौन करता है, JVM कहा था मैंने, तो ये JVM है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है JDK के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिकली JVM को मेमोरी फैक्ट्री क्यों कहा गया है, या फिर JVM को इंटरप्रेटर क्यों कहा गया है, ठीक है। JVM, इसको थोड़ा सा JVM, उसका फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। उसका फुल फॉर्म क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। एग्जैक्टली जावा वर्चुअल मशीन का काम क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। एंड इसको मेमोरी मैनेजमेंट क्यों कहा गया है, फिर मेमोरी फैक्ट्री क्यों कहा गया है, मेमोरी फैक्ट्री क्यों कहा गया है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे आपका JVM है, ठीक है, ये आपका JVM है, ये बड़ा स्क्वायर। एंड इस JVM के अंदर 3 लेयर्स होती है। इस JVM के अंदर कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। तो यहाँ पे ये पहली लेयर हो गई JVM की, ये दूसरी एंड ये तीसरी लेयर है JVM के अंदर, ठीक है। ये JVM है, यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज JVM, ओके। 3 लेयर्स होती है, उसमें से जो पहली लेयर होती है JVM की वो होती है क्लास लोडर की, ठीक है। नेक्स्ट लेयर जो होती है वो होती है मेमोरी एरियाज की। एंड तीसरी लेयर जो होती है वो होती है एग्जीक्यूशन इंजन, एग्जीक्यूशन इंजन के उधर, ठीक है। तो बेसिकली क्लास लोडर क्या होता है, जो मैंने आपको कहा था कि डॉट जावा फाइल जो होती है वो कन्वर्ट की जाती है डॉट क्लास फाइल के अंदर, करेक्ट है। तो वो जो डॉट क्लास फाइल होती है वो कहाँ पे लोड होती है, इस क्लास लोडर की लेयर में होती है, मतलब JVM के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ डॉट क्लास फाइल इज लोडेड हियर, ठीक है। डॉट क्लास फाइल इज लोडेड हियर, ओके फाइन। नेक्स्ट होता है मेमोरी एरियाज। अब मेमोरी एरियाज क्या होता है, तो JVM के अंदर 5 मेमोरीज होती है। JVM के अंदर कितनी मेमोरीज होती है, 5 होती है। तो यहाँ पे 5 लेस ड्रॉ कर देती हूँ, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसमें से जो पहला मेमोरी मैनेजमेंट होता है, फिर मेमोरी एरिया होता है, उसको कहते हैं मेथड एरिया, उसको कहते हैं मेथड एरिया। तो बेसिकली मेथड एरिया के अंदर क्या होता है कि जो डॉट क्लास फाइल लोड की गई है क्लास लोडर की मदद से, वो यहाँ से डायरेक्टली कन्वर्ट की जाती है मेथड एरिया के अंदर। तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि डॉट क्लास फाइल कहाँ पे लोड होती है, तो आपको कहना है मेथड एरिया, JVM के अंदर मेथड एरिया के अंदर डॉट क्लास फाइल को लोड किया जाता है। तो डॉट क्लास फाइल इज लोडेड, डॉट क्लास फाइल इज लोडेड। दूसरी चीज़ क्या होती है मेथड एरिया के अंदर, जो वो होता है स्टैटिक वेरिएबल्स, वो होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। मतलब जो स्टैटिक वेरिएबल्स है वो भी कहाँ पे स्टोर होते हैं, JVM के मेथड एरिया के अंदर स्टोर होते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा होता है, यहाँ पे होता है स्टैक एरिया, स्टैक एरिया, एरिया कहो या फिर मेमोरी कहो, स्टैक मेमोरी, ठीक है। तो स्टैक मेमोरी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे होता है सपोज हमने कहा मेथड्स, क्या होता है, मेथड्स होता है, ठीक है। जो भी आप मेथड्स क्रिएट करते हो, ऐसे हम उसको डिनोट कर देते हैं, जो भी आप मेथड्स क्रिएट करते हो वो कहाँ पे लोड होगा, स्टैक एरिया के अंदर लोड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड एरिया जो है वो हीप एरिया है।
ठीक है। थर्ड एरिया कौन सा है, हीप एरिया। अब हीप एरिया के अंदर कौन कौन चीज़ें प्रेजेंट होती है या फिर कौन सी चीज़ें लोड होती है हीप एरिया के अंदर, वो है पहला तो इंस्टेंस वेरिएबल। कौन सा है, इंस्टेंस वेरिएबल। जो भी इंस्टेंस वेरिएबल है वो कहाँ पे लोड होते हैं, हीप मेमोरी के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी लोड होता है इस हीप मेमोरी के अंदर। तो इनमें से कुछ लोगों को पता नहीं होगा एग्जैक्टली इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्या, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हीप मेमोरी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इंस्टेंस वेरिएबल एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज नेटिव एरिया। नेक्स्ट वन इज नेटिव एरिया। अभी नेटिव एरिया किसके लिए यूज होता है, इसमें इसके अंदर क्या लोड होता है, तो इसके अंदर लोड होता है नेटिव मेथड्स। इसके अंदर क्या होता है, नेटिव मेथड्स को लोड किया जाता है नेटिव एरिया के अंदर। एंड लास्ट वन इज पीसी रजिस्ट्रेशन। लास्ट वन इज पीसी रजिस्ट्रेशन। पीसी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन चलता है, राइट ना, मतलब यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे कुछ तो सेटमेंट लिखा आपने कोड के अंदर, लाइन नंबर 2 के अंदर समथिंग लिखा, 3, 4, मतलब जितने लाइन का आपका कोड होता है उस लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करना पीसी रजिस्ट्रेशन का होता है। मतलब वो क्या करता है, आपके कोड को लाइंस प्रोवाइड करता है, इसकी मदद से क्या होगा कि लाइन टू लाइन एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा या फिर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पीसी रजिस्ट्रेशन इस एरिया के अंदर होता क्या है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कहाँ पे किया जाता है, पीसी रजिस्ट्रेशन इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। एंड इन 5 मेमोरी एरियाज की मदद से जावा को, जेवीएम को मेमोरी फैक्ट्री कहा गया है। बिकॉज एंड जो जेवीएम की तीसरी लेयर होती है वो है एग्जीक्यूशन इंजन की, करेक्ट है। अब एग्जीक्यूशन इंजन मतलब क्या, जो भी जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है वो इस एग्जीक्यूशन इंजन की मदद से होता है। कि मैंने कहा था आपको कि JRE इज यूज टू क्रिएट एनवायरमेंट, राइट ना, JRE इज यूज टू क्रिएट एनवायरमेंट टू रन द कोड, बट JRE के अंदर JVM प्रेजेंट होता है। एंड JVM के अंदर से जो एग्जीक्यूशन इंजन वाली लेयर होती है वो बेसिकली यूज की जाती है कोड को या फिर आपके जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन इंजन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन इंजन में 3 लेयर्स होती है। अब देखो, ये पहली लेयर, ये दूसरी एंड ये तीसरी लेयर। जो पहली लेयर होती है उसका नाम है इंटरप्रेटर। जो पहली लेयर होती है उसका नाम क्या है, इंटरप्रेटर। अब जावा जेवीएम को इंटरप्रेटर क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ दिस लेयर। एंड इस सब में से जो भी इम्पोर्टेंट रोल जो होता है इंटरप्रेटर का ही होता है, इस लेयर का ही होता है या फिर इस ब्लॉक का ही होता है। क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर के अंदर ही आपका कोड एग्जीक्यूट किया जाता है। इट इज यूज टू रन द कोड। ये जो लेयर है ये किसके लिए यूज की जाती है, जावा का कोड रन करने के लिए यूज की जाती है। जो नेक्स्ट होती है वो होता है JIT। अब JIT का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट इन टाइम। JIT का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट इन टाइम होता है। अब जस्ट इन टाइम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रन द कोड, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू रन द कोड, JIT जस्ट इन टाइम, ठीक है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट जो कि है गार्बेज कलेक्टर, जो JVM का सबसे पीछे वाला, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है वो गार्बेज कलेक्टर का होता है। गार्बेज कलेक्टर के अंदर एक system.gc करके मेथड होती है। इसकी मदद से ही क्या करता है गार्बेज कलेक्टर, अनवांटेड या फिर यूजलेस कोड को डिस्ट्रॉय करता है, गार्बेज में थ्रो कर देता है। एंड इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था गार्बेज कलेक्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर के बारे में देखा कि JVM को इंटरप्रेटर क्यों कहा गया है या फिर जावा को इंटरप्रेटर क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ दिस लेयर, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए JVM, ठीक है। एंड JVM को मेमोरी फैक्ट्री क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ दिस 5 मेमोरीज, मेथड एरिया, स्टैक एरिया, हीप एरिया, नेटिव एरिया एंड पीसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड इसमें से जो भी हमने डॉट क्लास फाइल देखा था उसको हम पिछले वीडियो में भी कवर अप किया था। एंड स्टैक मेमोरी के अंदर मेथड भी होता है,
एंड और एक चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो कि होता है वेरिएबल्स, जो कि होता है वेरिएबल्स। कौन से? लोकल वेरिएबल्स। क्या होता है यहाँ पे? लोकल वेरिएबल्स भी प्रेजेंट होता है। हीप मेमोरी के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल साथ ही साथ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। अब ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि सपोज आपने स्टूडेंट का क्लास क्रिएट किया है एंड इस क्लास के अंदर आप समथिंग स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का एज, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना चाहते हो तो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत लगती है। तो जो भी डाटा आता है स्टूडेंट का वो स्टोर किया जाता है ऑब्जेक्ट इसके अंदर। एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोड होता है? हीप मेमोरी के अंदर या फिर हीप एरिया के अंदर स्टोर होता है। नेटिव एरिया के अंदर क्या स्टोर होता है? नेटिव मेथड्स। अब नेटिव मेथड्स क्या है धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड पीसी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो आज हमने देखा कि एग्जैक्टली JRE या फिर JDK क्या होता है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। JDK का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? JRE प्रेजेंट होता है। JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। एंड JRE के अंदर क्या होता है? JVM होता है, जो कि हमने अभी देखा, जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? JRE, JVM एंड JDK के बारे में सीखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जैक्टली फुल स्टैक जावा डेवलपर होता क्या है। इसके अंदर हम थोड़ा सिलेबस के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। फुल स्टैक जावा डेवलपर, कुछ स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए एंड वो बोलते हैं कि हमें फुल स्टैक जावा डेवलपर का कोर्स लगाना है। अगर उनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ मीन बाय फुल स्टैक जावा डेवलपर, उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता। मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं लोग बट उनको पता नहीं होता एग्जैक्टली फुल स्टैक जावा डेवलपर होता क्या है। तो हम जानेंगे यहाँ पे फुल स्टैक का मीनिंग क्या है, फुल स्टैक ही क्यों बनना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर अप करते हैं, ठीक है। सो सपोज यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर आपने एक गूगल क्रोम ओपन किया है, उसके अंदर Amazon करके .com ये वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है। अब ये वेबसाइट जैसे आप क्लिक करोगे सर्च बटन पे, ये कनेक्ट होगा आपके सर्वर के साथ। यहाँ पे होता है सर्वर, यहाँ पे क्या है? सर्वर है। अब सर्वर मतलब क्या? ऐसी चीज़ जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, ठीक है। ये कंप्यूटर है आपका, इस कंप्यूटर के अंदर आपने सर्च किया Amazon.com या फिर कोई भी एक वेबसाइट को विजिट किया तो तुरंत अगर आपके लैपटॉप के अंदर, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन है तो ही आप सर्वर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो बेसिकली सर्वर होता क्या है? अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा वो बोलेगा कि मैम मैं सर्वर के ऊपर काम करता हूँ। तो बेसिकली सर्वर एग्जैक्टली होता क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। एंड सर्वर के बाद यहाँ पे होता है डेटाबेस, यहाँ पे होता है डेटाबेस। डेटाबेस वो MySQL हो सकता है या फिर MySQL बोलो उसको, या फिर पोस्टग्रेज भी हो सकता है, पोस्टग्रेज भी हो सकता है, राइट ना। ऐसे मल्टीपल, या फिर ओरेकल भी हो सकता है, ओरेकल भी है, ओरेकल। ये डाटाबेस की लैंग्वेजेस है। अब डाटाबेस होता क्या है? डाटाबेस नथिंग बट इट इज़ लाइक अ डब्बा, मतलब वो कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर आपको कोई भी चीज़ स्टोर करनी है तो आप डाटाबेस का यूज़ करोगे। डाटाबेस मतलब डाटा का बेस। डाटा को स्टोर करने के लिए एक डब्बा होता है, उस डब्बे के अंदर 1 बाय 1 डाटा को फिलअप किया जाता है, स्टोर किया जाता है परमानेंटली, मतलब डाटाबेस होता है। तो जैसे हमने सीखा कि जावा की लैंग्वेज है, पाइथन की लैंग्वेज है, उसी तरह डाटाबेस की अलग अलग लैंग्वेज होती है जो कि MySQL है, पोस्टग्रेज है, ओरेकल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे MySQL सीखना चाहते हो, यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप ओरेकल सीखना चाहते हो, हमारे यहाँ पे ये ओरेकल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हो Amazon.com, इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप सर्वर के साथ कनेक्ट करोगे। एंड मान लीजिए इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने कोई भी एक मोबाइल फ़ोन को सर्च किया है,
मान लीजिए रियलमी करके आपने एक मोबाइल फ़ोन को सर्च किया है, तो जैसे ही आप उस मोबाइल पे क्लिक करोगे, आपके लैपटॉप के ऊपर उस मोबाइल का इमेज, उस मोबाइल का MRP कितना होता है, उसका डिस्काउंट कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं तो भी स्टोर होगी। ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डायरेक्टली डाटाबेस के अंदर। मतलब अगर आपने अमेज़ॉन की वेबसाइट पे कोई भी मोबाइल के ऊपर क्लिक किया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो डायरेक्टली सर्वर के पास जाएगी, एंड सर्वर क्या करेगा, डाटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन लाएगा, फिर से सर्वर पे अपलोड करेगा, एंड सर्वर आपके लैपटॉप के ऊपर डिस्प्ले करेगा। तो यही होता है एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, हम जो प्रोजेक्ट सीखने वाले हैं उसके अंदर फ्रंट एंड आएगा, बैक एंड आएगा, साथ साथ डाटाबेस भी आएगा। ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड बताती हूँ। अब देखते हैं सर्वर के बारे में। ठीक है, तो सर्वर के ऊपर काम करना मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में आपको कहा जाता है कि आप सर्वर के ऊपर काम करोगे क्या। तो बेसिकली सर्वर क्या होता है, सर्वर इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। फर्स्ट वन इज दैट, सपोज हमने UI प्रोग्राम कहा, कौन सा है, UI प्रोग्राम। अब UI मतलब यूजर इंटरफेस। UI मतलब क्या, यूजर इंटरफेस होता है। तो सर्वर की जो पहली लेयर होती है वो UI प्रोग्राम की होती है, यूजर इंटरफेस की होती है। अब UI प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे होता है HTML, यहाँ पे होता है CSS, यहाँ पे होता है जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे होता है बूटस्ट्रैप, एंगुलर भी होता है, या फिर रिएक्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, UI प्रोग्राम के अंदर आती है। तो बेसिकली UI प्रोग्राम मतलब HTML। आपने सुना होगा HTML क्या है। HTML इज़ नथिंग बट, आपको अगर कोई भी वेबसाइट को क्रिएट करना है तो UI प्रोग्राम की मदद से कर सकते हो। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट, इनकी मदद से आप कोई भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब HTML में क्या होता है, देखो कि वेबसाइट को क्रिएट करना। CSS का क्या करेगा उसके अंदर, सपोज ये मान लीजिए क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर बोर्ड कहाँ पे फिक्स होना चाहिए, फिर डोर कहाँ पे होना चाहिए, विंडोज़ कहाँ पे होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, HTML डिसाइड करेगा। तो CSS क्या करेगा कि बोर्ड का कलर कौन सा होना चाहिए, या टेबल का कलर कौन सा होना चाहिए, या फिर विंडोज़ की स्लाइडिंग किस डिज़ाइन की होनी चाहिए, ये CSS डिफाइन करेगा। एंड नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट क्या डिफाइन करेगा कि सपोज ये टीवी है, इस टीवी को ऑन करने के लिए जो रिमोट होता है उसके ऊपर एक बटन होगा ऑन ऑफ का। ठीक है, तो जैसे आप ऑन बटन पे क्लिक करोगे आपका टीवी चालू होना चाहिए, मतलब फंक्शनलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। ये किसकी मदद से करोगे आप, जावास्क्रिप्ट की मदद से करोगे। इन शॉर्ट HTML एक वेबसाइट क्रिएट करेगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, उस स्ट्रक्चर को डिजाइनिंग CSS करेगा, एंड फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें UI प्रोग्राम के अंदर आती है। मतलब फ्रंट एंड वाला पार्ट वेबसाइट यूजर को दिखाई देता है, यूजर जो भी देखता है वो क्या है, फ्रंट एंड का पार्ट होता है, मतलब HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इनमें से अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर या फिर रिएक्ट, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती है तो आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओगे। फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओगे। ठीक है, आपको समझा कि एग्जैक्टली फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, जिसको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर या फिर रिएक्ट, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आती है वो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो कि मुझे मैम HTML आता है तो मैं फ्रंट एंड डेवलपर बन सकता हूँ क्या, हाँ क्यों नहीं, आपको CSS भी सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर, रिएक्ट, एंड ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर कवर अप करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे एंगुलर पढ़ना है तो एंगुलर भी सीख सकते हो, आप चाहते हो कि मुझे रिएक्ट पढ़ना है, रिएक्ट भी सीख सकते हो, या फिर आप बोलोगे कि मुझे मैम दोनों भी सीखना है, दोनों भी सीख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई आपको वैलिडेशन वगैरह नहीं है कि आप इतना ही सीखो या फिर इतने ही क्लास में बैठ सकते हो। ठीक है, तो फ्रंट एंड डेवलपर सबको समझा क्या, फ्रंट एंड डेवलपर इज नथिंग बट जिसको UI प्रोग्राम आता है उसको हम कहेंगे फ्रंट एंड डेवलपर। तो सर्वर की जो पहली लेयर होती है UI प्रोग्राम, यही क्यों लेयर हमने यहाँ पे असाइन किया है, मतलब सर्वर में UI प्रोग्राम की पहली लेयर क्यों होती है, क्योंकि आपने इस लैपटॉप के अंदर जो भी वेबसाइट ओपन किया है, मतलब ये जो गूगल क्रोम ओपन किया आपने,
उसको सिर्फ यूआई प्रोग्राम ही समझ में आता है। मतलब किसी भी ब्राउज़र को सिर्फ और सिर्फ यूआई प्रोग्राम ही समझ में आता है, उसके अलावा उसको जावा पता नहीं है, उसको पाइथन पता नहीं है, या फिर कोई अदर लैंग्वेज पता नहीं होते, उसको सिर्फ यूआई प्रोग्राम ही पता होता है। इसलिए सर्वर की पहली लेयर जो होती है वो यूआई प्रोग्राम की होती है, क्योंकि ब्राउज़र को सिर्फ यूआई पता होता है एंड सर्वर के साथ कनेक्ट करना होगा तो पहली लेयर यूआई प्रोग्राम की तो होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लेयर। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, फ्रंट एंड वाला हो गया। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे बिजनेस लेयर होती है। कौन सी लेयर? यहाँ पे बिजनेस लेयर होती है, फिर बिजनेस प्रोग्रामर कहा तो भी चलेगा। अब बिजनेस लेयर में एग्जैक्टली क्या होता है कि जो भी आपने वेबसाइट क्रिएट किया HTML CSS की मदद से, एंड सपोज मान लीजिए आपने एक फॉर्म क्रिएट किया है HTML की मदद से, मतलब एक स्टूडेंट का फॉर्म है, उसके अंदर वो नाम फिलअप करेगा, उसका एज वगैरह, ID नंबर वगैरह, कॉलेज नेम वगैरह सब कुछ फिल करेगा। तो वो जो डाटा आया है, यूज़र का ID, यूज़र का पासवर्ड वगैरह जो कुछ भी, वो सब कुछ डाटा हमें इस लॉजिक के थ्रू डाटाबेस के अंदर स्टोर करना होता है। इसलिए बिजनेस लॉजिक या फिर बिजनेस लेयर की ज़रूरत लगती है। मतलब फ्रंट एंड से जो कुछ भी डाटा आ रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको लॉजिक लगाने के लिए बिजनेस लेयर की ज़रूरत लगती है। तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर आएगा कोर जावा, साथ ही साथ आएगा एडवांस जावा। अब एडवांस जावा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? यहाँ पे आता है, पहले तो हम कहेंगे सर्वलेट, JSP कहेंगे, उसके बाद स्प्रिंग MVC आता है, दिस इज स्प्रिंग कोर। यहाँ पे स्प्रिंग MVC सीखोगे आप, स्प्रिंग बूट सीखोगे, स्प्रिंग बूट के अंदर रेस्ट API सीखोगे, माइक्रो सर्विसेज सीखोगे, माइक्रो सर्विसेज या फिर वेब सर्विसेज कहे तो वेब सर्विसेज भी यहाँ पे सीखोगे। ठीक है, एंड सम प्रोजेक्ट टूल्स, ऐसे मल्टीपल चीज़ें हम कहाँ पे सीखेंगे? बिजनेस लेयर के अंदर सीखेंगे। एंड जो कोर जावा, एडवांस जावा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये सारी चीज़ें जिसको आती है ना, उसको एज हम बैकएंड डेवलपर कहते हैं, बैकएंड DEV डेवलपर। ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेयर की इंफॉर्मेशन आती है या फिर ये सारी कंसेप्ट आती है, उसको बैकएंड डेवलपर कहते हैं, क्योंकि वो बैकएंड में काम कर रहा है। करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आता है तीसरा लेयर, जो कि है DI या फिर डाटाबेस इंटरेक्शन प्रोग्राम कह सकते हैं। DI प्रोग्राम, DI मतलब क्या? डाटाबेस इंटरेक्शन प्रोग्राम, डाटाबेस इंटरेक्शन प्रोग्राम। अब डाटाबेस इंटरेक्शन की लेयर किसके लिए है मैम? फ्रंट एंड तो हो गया, करेक्ट है, बैक एंड तो हो गया, तो ये किसके लिए है? अब देखो, जैसे सर्वर को कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे UI प्रोग्राम की ज़रूरत लगती है, उसी तरह सर्वर एंड डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए एक लेयर की ज़रूरत लगती है, जो है डाटाबेस इंटरेक्शन लेयर या फिर डाटाबेस प्रोग्रामिंग लेयर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है JDBC, इसके अंदर होता है हाइबरनेट। JDBC का मतलब क्या है मैम? हाइबरनेट का मतलब क्या होता है? तो JDBC का फुल फॉर्म है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी मतलब जावा का कोड डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना, मतलब JDBC का कोड होता है। वही तो हम कह रहे हैं, डाटाबेस इंटरेक्शन कोड। करेक्ट है। And what is Hibernate? Hibernate is nothing but the advanced version of this JDBC. Hibernate is nothing but the advanced version of this JDBC. मतलब JDBC का कोड यूज़ होता है डाटा को डाटाबेस के साथ, मतलब सर्वर को डाटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, बट उसके सम ड्रॉबैक्स होते हैं, एंड उस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हाइबरनेट आया। ठीक है, इसको हम एडवांस जावा के अंदर ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि बेसिकली अगर कोई भी यूज़र एक वेबसाइट को विजिट करता है तो वो सर्वर के साथ कनेक्ट कर लेता है। सर्वर के अंदर जो भी चीज़ें होती है, अब UI प्रोग्राम मतलब क्या?
फ्रंट एंड डेवलपर होता है, जिसको बिजनेस लॉजिक आता है या फिर डाटाबेस इंटरेक्शन प्रोग्राम आता है उसको एज ए बैक एंड डेवलपर कहेंगे। एंड जिसको सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस आता है उसको हम कहेंगे डाटाबेस डेवलपर, उसको हम कहेंगे डाटाबेस डेवलपर, डाटाबेस डेवलपर। ठीक है, फ्रंट एंड का समझा आपको सबको कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, जिसको यूआई प्रोग्राम आता है। बैक एंड डेवलपर क्या होता है, जिसको बिजनेस लॉजिक का कोड आता है, डीआई का कोड आता है। एंड डाटाबेस डेवलपर किसको कहेंगे, जिसको सिर्फ माई सिक्वल आता है या फिर ओरेकल या फिर पोस्टग्रेज वगैरह आता है। तो मैम फुल स्टैक जावा डेवलपर मतलब क्या, तो फुल स्टैक जावा डेवलपर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर एज वेल एज बैक एंड डेवलपर एंड एज वेल एज अ डाटाबेस डेवलपर। मतलब अगर आपको फुल स्टैक जावा डेवलपर बनना है, डेवलपर मतलब कोड को डेवलप करता है, उसको उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, फुल स्टैक जावा डेवलपर अगर बनना है तो आपको फ्रंट एंड मतलब ये सारी चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। आपको बैक एंड भी आना चाहिए, ये सारी चीज़ें, साथ साथ डीआई भी आना चाहिए। एंड डाटाबेस डेवलपर बनना होगा तो डाटाबेस की ज़रूरत भी यहाँ पे लगेगी। ठीक है, सो फुल स्टैक जावा डेवलपर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड डाटाबेस डेवलपर। क्लियर है, सबको समझा कि ये फुल स्टैक क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली फुल स्टैक। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जैक्टली फुल स्टैक जावा डेवलपर बनना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। फुल स्टैक जावा डेवलपर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब फुल स्टैक बनना मतलब खाने की चीज़ तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ आ रहा है, डाटाबेस इंटरेक्शन आ रहा है, बिजनेस का लॉजिक आ रहा है, फ्रंट एंड का पार्ट आ रहा है। करेक्ट है, ये इतनी सारी चीज़ें सीखना मतलब टाइम तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी। करेक्ट है, फिर भी हमें फुल स्टैक जावा डेवलपर ही क्यों बनना है। ऐसा नहीं होता कि मैम फुल स्टैक का कोर्स लगाया मतलब फुल स्टैक ही बनोगे, नहीं। अगर आपको चाहते हो कि आपको फ्रंट एंड बनना है मतलब फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आप बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम कोर्स को स्टार्ट करेंगे, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आपको समझेगा कि मुझे बैक एंड इतना नहीं जम रहा बट मुझे फ्रंट एंड जम रहा है, तो आप फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कहते हो कि मैम मुझे फ्रंट एंड नहीं आ रहा, मुझे बैक एंड अच्छे से आता है, आपका स्किल्स बैक एंड डेवलपर में अच्छा है, तो आप सिर्फ बैक एंड डेवलपर भी बन सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे माई सिक्वल एकदम परफेक्टली आता है, तो आप यहाँ पे डाटाबेस डेवलपर भी बन सकते हो। इनमें से कोई एक भी बन सकते हो। एंड एक अगर बन गए तो आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह आती है। ठीक है, फ्रंट एंड का अलग सा प्लेसमेंट आता है, बैक एंड के लिए अलग से प्लेसमेंट, या फिर डाटाबेस के लिए अलग से प्लेसमेंट वगैरह हायर की जाती है, तो उसमें कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड जिसको सारे में इंटरेस्ट है फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस के अंदर, तो वो फुल स्टैक जावा का प्रोफाइल भी बना सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपको रेज्यूमे बिल्डिंग का भी एक लेक्चर होगा। मतलब आपका रेज्यूमे कैसे होना चाहिए, दिस इज़ योर रेज्यूमे, दिस इज़ योर रेज्यूमे, आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए इसका भी लेक्चर होगा। क्या होता है ना, तामझाम करते हैं, बहुत सारे स्टाइलिंग करते हैं रेज्यूमे के अंदर, रेज्यूमे ऐसा नहीं होता, राइट ना। रेज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, अच्छे से उसको डेवलप किया जाता है, उसका भी लेक्चर आपको यहाँ पे कंडक्ट करके मिलेगा। तो रेज्यूमे के अंदर ना आपकी दो प्रोफाइल बनेगी। पहली तो बनेगी एक तो फुल स्टैक जावा डेवलपर की बनेगी, और आपकी प्रोफाइल एक तो फुल स्टैक जावा टेस्टर की बनेगी। ठीक है, इनमें से दो, एक तो आपकी प्रोफाइल डेवलपर या फिर टेस्टर की बनेगी। तो डेवलपर एंड टेस्टर में क्या फ़र्क होता है, डेवलपर एंड टेस्टर में क्या फ़र्क होता है। मान लीजिए ये कंपनी है, एंड कंपनी के अंदर ना प्रोजेक्ट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, प्रोजेक्ट को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। पहला लेयर होता है यहाँ पे डेवलपमेंट का लेयर, पहला लेयर कौन सा होता है, डेवलपमेंट का लेयर होता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे टेस्टिंग का लेयर, एंड नेक्स्ट यहाँ पे होता है प्रोडक्शन लेयर।
इंडस्ट्री का बता रही हूँ आपको मैं, ठीक है। इंडस्ट्री में अगर किसी भी एमएनसी कंपनी में जाओ या फिर किसी भी न्यूएस्ट कंपनी में जाओ, इन 3 लेयर में से ही प्रोजेक्ट गुजरता है। पहला तो होता है डेवलपमेंट का लेयर होता है या फिर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम उसको कहेंगे, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट को देखा जाता है क्लाइंट के, ठीक है। मतलब क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ऐसे डिज़ाइन चाहिए, मुझे ऐसे स्टाइलिंग वगैरह चाहिए, मुझे ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए। तो जो रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलपर लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद वो जाएगा टेस्टिंग लेयर के अंदर। अब टेस्टिंग लेयर के अंदर होता क्या है कि जो भी डेवलपर लोगों ने प्रोजेक्ट को डेवलप किया है उसको टेस्ट करना, 1 बाय 1 टेस्ट केसेस फायर करना, ये किसका काम होता है, टेस्टिंग लेयर का काम होता है। अगर प्रोजेक्ट को टेस्ट करते वक्त कोई भी एक डीबग या फिर कोई भी एक एरर वगैरह आ गया तो वह फिर से कहाँ पे पोस्टपोन किया जाता है, डेवलपर एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो वो डेवलपर क्या करेंगे, जो कुछ भी एरर आया है उसको सॉल्व करेंगे, फिर से भेजेंगे टेस्टिंग लेयर के अंदर। अगर टेस्टिंग लेयर ने सारे टेस्ट केसेस पार किए, मतलब सारे केसेस फुलफिल हो गए, तो वो जाएगा प्रोडक्शन लेयर के अंदर। वो किसके अंदर जाएगा, प्रोडक्शन लेयर के अंदर। प्रोडक्शन लेयर क्या करेगा, जो कुछ भी यहाँ पे प्रोजेक्ट बन के आया है उसको क्लाइंट को सौंपेगा, यहाँ पे उसका क्लाइंट। सो प्रोडक्शन लेयर का काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ प्रोजेक्ट बना है उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया जाएगा या फिर ट्रांसफ़र किया जाएगा क्लाइंट को, ठीक है। सो इन्हीं 3 लेयर में से आप काम करोगे, एक तो डेवलपर के अंदर या एक तो टेस्टर के अंदर काम करोगे, या फिर प्रोडक्शन लेयर का भी यहाँ पे होता है, ठीक है। सो 3 लेयर्स हमने देखा था, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या फिर टेस्टिंग लेयर या फिर प्रोडक्शन लेयर, ठीक है। इन 3 लेयर में से ही गुजरता है कोई भी एक प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जैक्टली प्रोफाइल देखी थी ना हमने कि फुल स्टैक जावा डेवलपर क्या होता है, फिर फुल स्टैक जावा टेस्टर क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे फुल स्टैक जावा डेवलपर बनना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। आपने सुना होगा पिछले साल में ना लोग बोल रहे थे कि रिसेशन चल रहा है कंपनी में, फैमिली बोलते हैं कि आईटी में मत जाओ, आईटी में कोई करियर नहीं है, सबको निकाले जा रहे, या फिर कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन को भी निकाले जा रहे। बट ये रिसेशन एग्जैक्टली क्यों हो रहा था, ये रिसेशन एग्जैक्टली क्यों हो रहा था ये तो कोई नहीं जानता। सब बोलते हैं कि रिसेशन चल रहा है, निकाले जा रहे, एक्सपीरियंस लोगों को भी निकाले, बट क्यों, व्हाट इज दैट रीज़न, इसके बारे में देखेंगे ना, ठीक है। तो फुल स्टैक जावा डेवलपर बनना इतना आसान तो नहीं है, हम यहाँ पे आसान बनाएंगे उसको, ठीक है। एंड कंपनी में जाने के बाद अगर आप एज ए बैकएंड जाते हो तो क्या करना पड़ेगा, एज ए फ्रंट एंड जाते हो तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फुल स्टैक जावा डेवलपर बाय क्यों बनना है, व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंस, उसके बारे में देखते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी, आपकी ड्रीम कंपनी होगी ना, ठीक है। एंड यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए हमारा ही इंस्टीट्यूट है एडवांटो सॉफ्टवेयर, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। एंड हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे एडमिशन के लिए एक साथ आ रहे हैं, उनको मैनेज करना इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो क्या रहा है कि हमें एक सॉफ्टवेयर बना के चाहिए, हमें कौन सा सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए, स्टूडेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना के चाहिए। अब हम भी क्रिएट कर सकते हैं बट हमारे पास इतना वक्त नहीं, करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे एक कंपनी के पास। हमने क्या किया, एक कंपनी को विजिट किया। तो इंडस्ट्री में कंपनी कितने प्रकार की होती है, तो इंडस्ट्री में कंपनी होती है 2 प्रकार की। पहले होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, नेक्स्ट होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, यहाँ पे लिखते हैं कंपनी। ये 2 ही प्रकार की कंपनी होती है मार्केट में। तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। तो लिसन केयरफुली कि अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के चाहिए, मैं गई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के पास। सपोज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एग्जाम्पल है गूगल कंपनी। कौन सी है, गूगल कंपनी। तो गूगल कंपनी का खुद का मैप एप्लीकेशन है, खुद का प्ले स्टोर है, खुद का यूट्यूब है,
मतलब गूगल कंपनी ने क्या किया है, सारे के सारे खुद के प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में या फिर खुद के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए, करेक्ट है। गूगल कंपनी क्या किया है कि खुद के प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मैप है, प्ले स्टोर है, यूट्यूब करके प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मुझे सॉफ्टवेयर बना के चाहिए एंड मैं गई कंपनी इस गूगल कंपनी के पास, तो क्या होगा कि ये बोलेंगे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बोलेंगे कि हम नहीं आपको सॉफ्टवेयर बना के दे सकते, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के चाहिए तो आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदिए ना। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या कहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स खरीदिए, हम सॉफ्टवेयर बना के नहीं दे सकते आपको, ये गलत होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, जाएंगे सर्विस बेस्ड कंपनी के पास। यहाँ तो हमारा काम नहीं चला ना, यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कुछ काम नहीं चला, इसलिए हम कहाँ पे गए, सर्विस बेस्ड कंपनी के पास। सर्विस बेस्ड कंपनी का एग्जाम्पल है इन्फोसिस, नाम तो सुना होगा आपने लोग, इन्फोसिस, ठीक है। कैपजेमिनी, TCS, ये सारे कैसे हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी है। अगर मुझे सॉफ्टवेयर बना के चाहिए तो मैं जाऊंगी एक सर्विस बेस्ड कंपनी के पास। सर्विस बेस्ड कंपनी हमारी रिक्वायरमेंट जानेगी एंड 1 बाय 1 करके स्टेप्स फॉलो करके सॉफ्टवेयर बना के देगी, ठीक है। तो इंडस्ट्री में 2 कंपनी होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जैक्टली कंपनी में होता क्या है। तो वही एग्जांपल लेते हैं हम, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारा नाम लिखते हैं एडवांटो सॉफ्टवेयर, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पे क्लाइंट मतलब हम लोग हैं, ओके। एंड हमें सॉफ्टवेयर बना के चाहिए, तो होगा क्या कि हम जाएंगे एक कंपनी के पास, ठीक है। यहाँ पे एक कंपनी को अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। आपकी कोई भी एक ड्रीम कंपनी होगी ना, उस ड्रीम कंपनी के बारे में हम देखेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे लिखा हमने गूगल कंपनी है, ठीक है, या फिर गूगल नहीं लेते, कोई दूसरा लेते हैं, सपोज TCS वगैरह कोई भी कंपनी, क्योंकि गूगल कंपनी तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, हमें सर्विस बेस्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एज अ क्लाइंट हम TCS कंपनी के पास जाएंगे। अब TCS कंपनी के जो भी ओनर हैं, कौन है, TCS कंपनी के जो भी ओनर है, उनसे तो डायरेक्टली हम बात नहीं कर पाएंगे, अकेला बंदा तो नहीं है ना। TCS के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है वो, उसके अंदर बड़े बड़े टीम्स होते, टीम्स के वाइज उनको हैंड ओवर किया जाता है सब कुछ चीज़ें वगैरह, करेक्ट है। तो TCS के अंदर ना एक आदमी होता है या फिर एक टीम होती है जिसका नाम है सेल्स टीम, TCS कंपनी में एक टीम होती है सेल्स टीम। अब उस सेल्स टीम का काम क्या होता है, कुछ नहीं होता, उनको बस मार्केट में जाना होता है, क्लाइंट से इंटरेक्ट करवाना होता है एंड कंपनी के साथ उसको मिलवाना होता है। सेल्स टीम क्या करते हैं, सिर्फ मार्केट में जाना, क्लाइंट्स को 1 बाय 1 ढूंढना एंड कंपनी के साथ इंटरेक्ट करवाना, बस। उनको पता नहीं होता क्लाइंट को क्या चाहिए, कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ क्लाइंट आना होता है, ठीक है। तो सेल्स टीम क्या करेगी, जो कोई भी क्लाइंट आया है उसको हैंड ओवर किया जाएगा एक बिजनेस एनालिस्ट के पास। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखती हूँ बिजनेस एनालिस्ट, BA, ठीक है। तो सेल्स टीम क्या करेगी, जो कोई भी क्लाइंट आया है उसको हैंड ओवर किया जाएगा बिजनेस एनालिस्ट के पास। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, क्लाइंट के साथ मीटिंग बिठाएगा, उसके साथ थोड़ा सा बातचीत करेगा, क्या चाहिए आपको, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे सॉफ्टवेयर बना के चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक एक्सेल फाइल यहाँ पे तैयार करेगा। वो बिजनेस एनालिस्ट का जो बंदा है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक एक्सेल फाइल क्रिएट करेगा, एक्सेल या फिर कोई और भी फाइल हो सकती है, जिसका नाम होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। वो क्या करता है, हर एक कंपनी में ऐसा ही चलता है, मैंने जो खुद ने देखा है एग्जैक्टली कंपनी में आर्किटेक्चर कैसा होता है वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में वो लिखेगा कि क्या क्या चाहिए हमें चाहिए स्टूडेंट के फीस का मैनेजमेंट, स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट चाहिए मुझे, या फिर फैकल्टी मैनेजमेंट चाहिए, या फिर कोर्सेस मैनेजमेंट चाहिए, कोर्सेस को मैनेज करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाइंट की। तो क्या करेगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा एक्सेल फॉर्म के अंदर, ठीक है।
ये किसने क्रिएट किया? बिजनेस एनालिस्ट ने क्रिएट किया। अब उसका काम हो गया, बीए का काम तो हो गया। उसके बाद क्या करेगा? ये जो बिजनेस एनालिस्ट होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाता है। यहाँ पे है प्रोजेक्ट मैनेजर, यहाँ पे है प्रोजेक्ट मैनेजर। वो किसके पास जाएगा? प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएगा। मतलब ये जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है इसको हैंड ओवर किया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। अब यहाँ से असली खेल चालू होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा क्या कि उसके अंदर मल्टीपल टीम्स होती है। उस प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर ऐसे मल्टीपल टीम्स क्रिएट होती है, बट उसमें से जो मेन 3 टीम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली टीम होती है यहाँ पे टेक्निकल टीम। पहली टीम होती है यहाँ पे टेक्निकल टीम होती है। अब टेक्निकल टीम का एक लीडर होता है जिसको हम कहेंगे टीएल, टीम लीडर, करेक्ट है। उसके बाद होता है यहाँ पे दूसरी टीम होती है फंक्शनलिटी टीम। नेक्स्ट टीम इज फंक्शनलिटी टीम, ठीक है। एंड थर्ड टीम इज फाइनेंस टीम। अब प्रोजेक्ट बनाना है तो पैसे की ज़रूरत लगेगी ना, इसलिए फाइनेंस टीम करके एक तीसरी टीम होती है। और भी मल्टीपल होते हैं, उसमें से 3 हम देख रहे हैं, ठीक है। तो टेक्निकल टीम के अंदर क्या क्या होता है? टेक्निकल टीम के अंदर भी 2 लोग होते हैं। पहला तो होता है डेवलपर, दूसरा होता है टेस्टर। मतलब सोचो, अगर आप फुल स्टैक जावा डेवलपर भी बनते हो तो कंपनी में किस टीम के अंदर, किसके टेक्निकल टीम के अंदर आप काम कर रहे हो। मतलब आपका रोल देखो कहाँ पे होगा, टीम के अंदर या फिर किसी कंपनी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे डेवलपर होगा, टेस्टर होगा। अब डेवलपर के भी हमने पार्ट देखे थे ना कि यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर होता है, FD लिखते हो, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, BD मतलब बैक एंड डेवलपर, एंड नेक्स्ट यहाँ पे डाटाबेस डेवलपर, DD मतलब डाटाबेस डेवलपर, ये भी पार्ट होते हैं। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आप टेक्निकल टीम में, टेक्निकल टीम के डेवलपर, डेवलपर के FD, राइट ना, ऐसे आपको सीक्वेंस होगा, ओके। टेस्टिंग के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, जैसे डेवलपर के अंदर होती है वैसे टेस्टिंग के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें होती है। फर्स्ट वन इज ऑटोमेशन टेस्टिंग। ऑटोमेशन टेस्टर कहेंगे हम उसको। एंड नेक्स्ट इज मैनुअल टेस्टर, नेक्स्ट इज मैनुअल टेस्टर, एंड नेक्स्ट इज डाटाबेस इंटरैक्शन टेस्टर, एंड मल्टीपल चीज़ें। यहाँ पे API टेस्टर भी होता है। API क्या है बताऊंगी आपको। API टेस्टर भी होता है, ठीक है। जैसे डेवलपर के अंदर फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डाटाबेस डेवलपर, वैसे टेस्टर के अंदर ऑटोमेशन टेस्टर, मैनुअल टेस्टर, डाटाबेस इंटरैक्शन टेस्टर एंड API टेस्टर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ टेक्निकल टीम के अंदर होती है। नेक्स्ट इज फंक्शनलिटी टीम। अब फंक्शनलिटी टीम इज नथिंग बट अ यूर बिजनेस एनालिस्ट। जो हमने ऊपर देखा कि फंक्शनलिटी टीम मतलब बिजनेस एनालिस्ट, यही होता है टीम के अंदर। अब इसका भी बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है, उसको जानने के लिए कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में जानना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज अ फाइनेंस टीम। अब फाइनेंस टीम के अंदर एक अकाउंटेंट होता है। एक क्या होता है? अकाउंटेंट। वो क्या करेगा? एक फाइल बनाएगा ऐसे, एंड उस फाइल का नाम होगा सपोज बजट। जो कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है उसका हम बजट यहाँ पे वो लिखेगा। मान लीजिए उसने लिखा कि पहला डेवलपर हमें 10 लग रहे, हमें टेस्टर की ज़रूरत लग रही है 20 की, नेक्स्ट और भी API टेस्टर की ज़रूरत लग रही है हमें 15 की। ऐसे वो क्या करेगा, कितने डेवलपर्स लग रहे हैं, कितने टेस्टर्स लग रहे हैं या फिर कितने API टेस्टर्स लग रहे हैं, वो उनका काउंटिंग यहाँ पे लिखेगा। एंड उनका जो भी खर्चा पानी है वो सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन करेगा एंड एक बजट बनाएगा। एक क्या क्रिएट करेगा? एक बजट क्रिएट करेगा। एंड जो कुछ भी उसने फाइल बनाई है वो एज ए ईमेल थ्रू किसको भेजेगा? क्लाइंट को भेजेगा। वो क्या करेगा? फाइनेंस टीम का जो भी अकाउंटेंट है वो क्या करेगा? एज ए ईमेल थ्रू क्लाइंट को भेजेगा। अगर क्लाइंट ने कहा कि हाँ हमारे बजट के अंदर ये बैठ रहा है तो वो अप्रूवल देगा। अगर क्लाइंट ने कहा कि नहीं ये बजट के बाहर है, हम नहीं इतना कर सकते, तो वो क्या करेगा? जो भी इतना तामझाम किया वो सबको पानी में फेर देगा, राइट ना। मतलब क्या कि अगर फाइनेंस टीम ने अच्छे से बजट बनाया तो ही वो जाएगा क्लाइंट के अप्रूवल के अंदर, वरना वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है।
तो जो मैंने खुद ने देखा था एक कंपनी में कैसे चलता है, क्या चलता है, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्लाइंट होता है, क्लाइंट को अगर किसी भी कंपनी के साथ इंटरेक्ट करवाना होता है तो सेल्स टीम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सेल्स टीम क्या करेगी, सिर्फ क्लाइंट को टीम के साथ मतलब एक कंपनी के साथ इंटरेक्ट करवाएगी। तो सेल्स टीम क्या करेगी, वो जाएगा बिजनेस एनालिस्ट के पास, वो क्या कहेगा कि हमारे पास एक क्लाइंट आया है, उसका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा एंड जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको 1 बाय 1 नोट डाउन करेगा एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद उस डॉक्यूमेंट को भेजा जाएगा प्रोजेक्ट डेवलपर के पास। तो प्रोजेक्ट डेवलपर मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो उसके अंदर टेक्निकल टीम, फंक्शनल टीम एंड फाइनेंस टीम होती है। टेक्निकल टीम के अंदर डेवलपर की अलग से होती है, टेस्टर की अलग से। डेवलपर के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें हमने डिस्कस किया था, टेस्टर के बारे में भी सीखेंगे, ऑटोमेशन टेस्टिंग वगैरह क्या होता है, ठीक है। एंड फंक्शनल टीम इज़ नथिंग बट अ बिजनेस एनालिस्ट की टीम होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ अ फाइनेंस टीम। फाइनेंस टीम मतलब जो एक बजट का डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा एंड उस बजट फाइल को भेजेगा क्लाइंट के पास। अगर क्लाइंट ने अप्रूवल दिया तो आगे चलेगा, वरना यहाँ पे ही ख़त्म होगा, ठीक है। सो आई होप सो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्री में आर्किटेक्चर वगैरह कैसे चलता है, ठीक है। ओके तो अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन था कि वाई फुल स्टैक जावा डेवलपर, ये हमारा क्वेश्चन था, करेक्ट है। वाई फुल स्टैक जावा डेवलपर, मतलब हमें फुल स्टैक जावा डेवलपर ही क्यों बनना है इसके बारे में हम सीखते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली फुल स्टैक जावा डेवलपर सबको पता है, ठीक है। फ्रंट एंड जिसको आता है, जिसको बैक एंड आता है, जिसको डाटाबेस भी आता है, उसको हम फुल स्टैक जावा डेवलपर बोलते हैं, करेक्ट है कि नहीं। बट वही क्यों बनना है, आप सिर्फ फ्रंट एंड क्यों नहीं बन सकते, आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर क्यों नहीं बन सकते, आप सिर्फ बैक एंड डेवलपर क्यों नहीं बन सकते, या फिर डाटाबेस डेवलपर क्यों नहीं बन सकते, करेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, फुल स्टैक जावा डेवलपर ही क्यों बनना, उसके बारे में डिस्कस करें। देखो अब देखो कि मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है, वही हमारा पिछला वाला एग्जांपल लेते TCS कंपनी, ठीक है। अब TCS कंपनी में एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको हम कहेंगे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब एक 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, वो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ एक नया प्रोजेक्ट आया TCS कंपनी के पास, न्यू प्रोजेक्ट। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट आ गया एंड इस नए प्रोजेक्ट के अंदर उनको एक बैकएंड डेवलपर चाहिए, उनको एक बैकएंड डेवलपर की ज़रूरत लग रही है। तब TCS कंपनी बड़ी कंपनी है, इसलिए वो क्या करेंगे, फिर अच्छे खासे पैम्पलेट्स तैयार करेंगे, ब्राउचर तैयार करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो TCS का नाम सुन के सब लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन होता है यहाँ पे, फ्रंट एंड होता है, यहाँ पे कौन होता है, फ्रंट एंड डेवलपर होता है। यहाँ पे क्या होता है, बैक एंड डेवलपर। नेक्स्ट होता है यहाँ पे डाटाबेस डेवलपर, करेक्ट है। एंड इन सबसे ऊपर मतलब वो कौन होता है, फुल स्टैक जावा डेवलपर। फुल स्टैक जावा डेवलपर होता है, करेक्ट है। वैकेंसी किसके लिए है, बैकएंड डेवलपर के लिए। तो इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए फ्रंट एंड अप्लाई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसके लिए बैकएंड डेवलपर अप्लाई कर सकता है क्या, हाँ कर सकता है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसके लिए डाटाबेस डेवलपर अप्लाई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। बट इसके लिए फुल स्टैक जावा डेवलपर कर सकता है अप्लाई, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फुल स्टैक मतलब सारी चीज़ें उसको आती है, करेक्ट है। तो बैकएंड डेवलपर की पोजीशन है, फिर भी फुल स्टैक जावा डेवलपर उसको अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आप फुल स्टैक सीखोगे
अगर आप फुल स्टैक सीखोगे उतनी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप अब सिर्फ बैकएंड सीख रहे हो तो बैकएंड डेवलपर की वैकेंसी इसलिए अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर आप फ्रंट एंड सीखते हो तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के चांसेस कम हो गए। करेक्ट है। तो पहला मुद्दा मेरा क्या था कि अगर फुल स्टैक जावा डेवलपर बनना है मतलब उतनी अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे जितनी भी कंपनीज आती है वो सिर्फ फुल स्टैक के लिए ही नहीं आती, वो बैक एंड फ्रंट एंड डाटाबेस के लिए भी आती है, ठीक है। बट चांसेस किसके ज़्यादा है? फुल स्टैक जावा डेवलपर के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि फुल स्टैक जावा डेवलपर क्यों बनना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि मान लीजिए यहाँ पे बैक एंड डेवलपर ने अप्लाई किया एज वेल एज फुल स्टैक ने भी अप्लाई किया है। ओके, उनके टेक्निकल राउंड्स ख़त्म हुए, अच्छे से उन्होंने कंप्लीट किया, टेक्निकल राउंड ख़त्म हुआ, जो कुछ भी कोडिंग राउंड था उनका कोडिंग राउंड वो भी कंप्लीट किया, ठीक है। दोनों ने फुल स्टैक ने एज वेल एज बैक एंड ने अच्छे से परफॉर्म किया यहाँ पे। ओके फाइन। अब नेक्स्ट लास्ट का जो राउंड होता है HR राउंड, लास्ट का जो राउंड होता है HR राउंड होता है। यहाँ पे कौन है? HR बैठा हुआ है। वो क्या करेगा? पहले तो बैकएंड डेवलपर इस डेवलपर को बुलाएगा इंटरव्यू के लिए, उसके अच्छे से इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। बैकएंड डेवलपर ने टॉप टू बॉटम सब कुछ अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, 100 to 100% उन्होंने क्या किया है? बैकएंड डेवलपर ने अच्छे से परफॉर्म किया है या फिर डेवलप किया है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या होगा? अब HR भी इम्प्रेस हो गए कि बैकएंड डेवलपर का इंटरव्यू अच्छा गया। बाकी तो जैसे मैंने कहा था कि बैकएंड डेवलपर जो पहला जाएगा उसने जो भी इंटरव्यू के लिए राउंड सिलेक्ट किया था, मतलब जो फाइनल राउंड था HR राउंड, 100 out of 100 उसने स्कोर किया, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। मतलब HR भी इम्प्रेस हो गया उस बैकएंड डेवलपर के कम्युनिकेशन स्किल्स से या फिर जो भी उसने आंसर किया उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आ गई फुल स्टैक जावा डेवलपर की। अब वो गया, कौन गया? अब फुल स्टैक जावा डेवलपर गया। बैकएंड को बोला गया तू थोड़ी देर के लिए वेट कर ले, बैकएंड को बोला गया थोड़ी देर के लिए वेट कर ले, तब तक हम फुल स्टैक जावा डेवलपर का इंटरव्यू लेते। तो अब किसकी बारी आ गई? फुल स्टैक जावा डेवलपर की बारी आ गई। अब HR क्या करेगा? जैसे बैकएंड ने काम किया था वैसे, या फिर जैसे बैकएंड डेवलपर ने इम्प्रेस किया था HR को 100 out of 100 स्कोर करके, वैसे ही फुल स्टैक जावा डेवलपर ने 100 out of 100 स्कोर किया। मतलब सेम टू सेम जैसे बैकएंड ने एक्सप्लेन किया सब कुछ, वैसे ही फुल स्टैक ने भी एक्सप्लेन किया। अब HR को दोनों के, मतलब फुल स्टैक के भी एंड बैकएंड डेवलपर के, इन दोनों के इंटरव्यू राउंड अच्छे से क्लियर कर दे, ठीक है। अब वो बोलेगा कि अब किसको लिया जाए, वैकेंसी किसके लिए है? बैकएंड डेवलपर के लिए। यहाँ पे बैकएंड भी है, फुल स्टैक जावा डेवलपर भी है हमारे पास, तो किसको लेंगे? इन केस अगर उन्होंने बैकएंड डेवलपर को चांस दिया, ठीक है, HR ने क्या बोला कि बैकएंड डेवलपर अब तू यहाँ पे आ सकता है हमारे नए प्रोजेक्ट के अंदर एंड यहाँ पे काम कर सकता है, फुल स्टैक को रिजेक्ट किया, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही बैकएंड डेवलपर जाएगा नए प्रोजेक्ट के अंदर एंड इन केस ये प्रोजेक्ट 6 महीने बाद हुआ ख़त्म, ये प्रोजेक्ट 6 महीने बाद क्या हुआ? ख़त्म हुआ। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए इस बैकएंड डेवलपर को हायर किया था वो तो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, मतलब इसका काम तो ख़त्म, अब इसका कुछ काम नहीं है कंपनी में, ठीक है। तो वो जाएगा एक डेस्क पे, वो जो बैकएंड डेवलपर था वो कहाँ पे जाएगा? डेस्क पे जाएगा। अब डेस्क पे जाना मतलब क्या? जहाँ पे कुछ काम नहीं होता, सिर्फ आते बैठते खाते पीते मजे मस्ती करते जाते, राइट। तो वो गया डेस्क पे। अब डेस्क पे जाने के बाद कंपनी भी नोटिस करेगी ये बैकएंड डेवलपर सिर्फ आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, पैसे क्यों बर्बाद करना, करेक्ट है। तो वो क्या करेंगे? इस बैकएंड डेवलपर को करेंगे फायर, क्या करेंगे? निकालेंगे कंपनी से। क्यों? क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए तुझे लिया था वो तो हुआ ख़त्म ना, कंपनी भी सेल्फिश है, वो भी अपने पैसों के बारे में देखेगी, तो उसको करेंगे फायर। अब फायर करने के बाद होता क्या है? अब बोलेंगे लोग कि बाबा रिसेशन चल रहा है, मुझे निकाला, मैंने अच्छे से काम किया इस नए प्रोजेक्ट में, फिर भी मुझे निकाल रहे, प्रॉब्लम होता है कि नहीं? करेक्ट है। बट वही अगर उन्होंने फुल स्टैक जावा डेवलपर को लिया होता इस प्रोजेक्ट के अंदर, बैकएंड डेवलपर की जगह फुल स्टैक को लिया होता नए प्रोजेक्ट के अंदर, वही 6 मंथ बाद क्या हुआ? ख़त्म हुआ प्रोजेक्ट, वो भी फुल स्टैक जावा डेवलपर जाएगा डेस्क पे, करेक्ट है। बाद में क्या होगा कि मान लीजिए जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा था इसमें
फ्रंट एंड डेवलपर की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? फ्रंट एंड डेवलपर की ज़रूरत पड़ी। तो फुल स्टैक मतलब उसको सब कुछ आता है, वो एज ए बैक एंड इसने नए प्रोजेक्ट के अंदर काम किया, साथ ही साथ वो जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें एज ए फ्रंट एंड भी काम कर रहा है। मतलब कंपनी को फ्रंट एंड की ज़रूरत लगी, फुल स्टैक ने वहाँ पर भी काम किया, उनको नए एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं लगी यहाँ पे, करेक्ट है। तो कंपनी क्या करेगी? बैकएंड की वैकेंसी थी बट किसको हायर करेगी? फुल स्टैक को। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानता है, उसको फ्रंट एंड आता है, बैक एंड डाटा पे सब कुछ आता है, इसलिए, करेक्ट है। अब दूसरी चीज़, इस कंपनी ने, TCS कंपनी ने बैक एंड डेवलपर को लिया। बैक एंड डेवलपर कंपनी ने किसको हायर किया है? बैक एंड डेवलपर को हायर किया, ठीक है। बैक एंड डेवलपर इसको हायर किया, उसको सैलरी दी 50K पर मंथ। कितने दिया? 50K पर मंथ। साथ ही साथ उन्होंने फ्रंट एंड डेवलपर को भी हायर किया, इसको कितना दिया? इसको भी 50K दिया, ठीक है। तो कंपनी के यहाँ पे टोटल 1 लाख रुपीज़ जा रहे पर मंथ, करेक्ट है। बट वही अगर उन्होंने फुल स्टैक जावा डेवलपर को लिया होता तो फुल स्टैक को सैलरी सपोज मान लीजिए उन्होंने 70K दिया होता, तो फुल स्टैक भी खुश होगा कि मुझे बाकियों के हिसाब से 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एंड साथ ही साथ कंपनी भी बोलेगी कि मुझे बैक एंड एंड फ्रंट एंड को 1 लाख स्पेंड करना था, वही अगर मैंने फुल स्टैक को लिया होता है, उसको 70K दिया होता, सो दैट इज़ बेटर ना। कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, वो बोलेगा कि ठीक है 70K उसका 30K बच रहे, साथ साथ फुल स्टैक भी खुश होगा कि मुझे औरों से ज़्यादा मिल रहा है, करेक्ट है। इसलिए आपको फुल स्टैक जावा डेवलपर बनना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी का लेवल, मतलब कंपनी में वैकेंसी का लेवल भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। रिसेशन का यहाँ पे उसको कोई डर नहीं रहता, क्योंकि उसको सारी चीज़ें आती हैं, करेक्ट है। एंड दूसरी चीज़ अगर हमने नोटिस की तो देखो कि कंपनी में क्या होता है, सपोज यहाँ पे फुल स्टैक है, करेक्ट है, फुल स्टैक जावा डेवलपर है, एंड आप कहते हो कि मैम मुझे फुल स्टैक जावा डेवलपर नहीं बनना है, मतलब नहीं जम रहा, मुझे लॉजिक नहीं जम रहा है, बट मुझे मैम फ्रंट एंड आता है, मुझे क्या आता है? फ्रंट एंड बहुत अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको फुल स्टैक जावा डेवलपर का इंपॉर्टेंस समझा, बट आप बन नहीं पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ्रंट एंड आता है ना, आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर कंपनी में एंटर करो। कहाँ पे? कंपनी में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एंटर, कोई दिक्कत नहीं। बट एंटर करने के बाद वहाँ पे पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एंटर करने के बाद आपको साइड बाय साइड बैक एंड का भी सीखो ना, जो आपको नहीं जम रहा था इतने सालों में, वो आप कंपनी में जाने के बाद सीखो ना बैक एंड डेवलपर। बट फ्रंट एंड की जगह जा रहे हो एंड बैक एंड डेवलपर जो कि सिलेबस है वो तो कंप्लीट करो, साथ ही साथ यहाँ पे डाटाबेस कंप्लीट करो, तो आपको फ्रंट एंड भी आ रहा होगा, बैक एंड भी आ रहा होगा, डाटाबेस भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप फुल स्टैक भी बन सकते हो ना, करेक्ट है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर फुल स्टैक नहीं बन पा रहे कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट एंड बनो एंड फ्रंट एंड में कंपनी में अप्लाई करो, ओके। नेक्स्ट चीज़ कि सपोज आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एंटर या फिर बैक एंड डेवलपर एंटर करते हो एंड इस कंपनी में आपने 6 साल 6 ईयर्स स्पेंड किए, कितने? 6 ईयर्स यहाँ पे आपने स्पेंड किए एज अ बैक एंड डेवलपर। हाँ, बाकी कुछ आपने सीखा नहीं या फिर आपने आपके स्किल्स को डेवलप नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। 6 ईयर तक आपने एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम किया, कंपनी सोचेगी इन 6 सालों में आपका इंक्रीमेंट भी कितना हुआ होगा ना। हाँ, सपोज आपने ज्वाइन किया होगा 20K के अंदर एंड अब आपकी सैलरी है 1 लाख रुपीज़, 6 सालों में कितना है? 1 लाख रुपीज़, ऐसे मान लीजिए। तो कंपनी सोचेगी कि ये तो जैसे आया था वैसे ही रुका है यहाँ पे, मतलब एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ही काम कर रहा है, 6 सालों में उसकी सैलरी 1 लाख हो गई है, करेक्ट है। बट अब कंपनी सोचेगी इसको 1 लाख देने से अच्छा इसको निकाल दो कंपनी से, कंपनी इसको निकालेगी एंड इसकी जगह किसी भी एक फ्रेशर को हायर करेगी, इसकी जगह किसी भी एक फ्रेशर को हायर करेगी एंड फ्रेशर को पेमेंट देगी 50K रुपीज़ पर मंथ। तो जहाँ पे 1 लाख स्पेंड हो रहा था, फ्रेशर भी वही काम करेगा फ्रंट एंड डेवलपर का, बट इन 50K। तो यहाँ पे कंपनी सेल्फिश हो जाती है, वो पैसे देखती है, करेक्ट है। इसलिए किसी भी कंपनी में एंटर करने के बाद आपको रुकना नहीं है,
कुछ लोग सोचते हैं कि मैम मुझे जॉब मिल गई, अब ख़त्म, हमारा काम हो गया, पैसे मिल रहे हैं ना, आने दो। बट फ्यूचर का सोचो, अगर आप फ्रंट एंड जा रहे हो, साथ साथ बैक एंड भी सीखो, स्किल्स डेवलप करना मत भूलना। अगर आप वहाँ पे स्टॉप करोगे जॉब मिलने के बाद, तो आपकी गाड़ी 6 साल बाद या फिर 2 साल बाद भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तब आप जॉब ढूंढते बैठोगे नहीं, करेक्ट है। दैट इज़ द रीज़न दैट आपको फुल स्टैक जावा डेवलपर बनना है, या फिर फ्रंट एंड बनना है, या फिर बैक एंड डेटाबेस बनना है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न, ओके।